नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 1 बीएससी 1 अंडरस्टैंडिंग इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। यह प्रश्न एग्जाम में हर बार पूछा जाता है और इस बार भी बहुत चांसेस है कि यही प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। प्रश्न हमारा है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस के योगदान का मूल्यांकन करें। तो मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन या परिचय लिखना है। इसमें हम लोग लिखेंगे, भारत की आज़ादी के लिए अनेक वीर सपूतों ने अपना बलिदान दिया। सुभाष चंद्र बोस भी महान नेता और वीर क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में भारतीयों का साथ नहीं छोड़ा और देश की आज़ादी के लिए हमेशा अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े रहे। तो सबसे पहले लिखना है, आखिर सुभाष चंद्र बोस थे कौन। ठीक है, तो जो सुभाष चंद्र बोस थे एक महान क्रांतिकारी और देशभक्त थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया। इन्होंने अपनी पूरे जीवन काल में भारतीयों का साथ नहीं छोड़ा, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो वे हमेशा अंग्रेजों के विरुद्ध डटे खड़े रहे। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे आपको लिखना है, नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा कटक में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती देवी था। तो जो सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है, इन्हीं को नेताजी के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा कटक में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था और माता का नाम प्रभावती देवी था। तो इस प्रकार से आपको पहले परिचय में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देंगे बचपन। तो इसको देखते हैं। इसमें हम लोग लिखेंगे, सुभाष चंद्र बोस के अंदर बचपन से ही देशभक्ति की भावना काफ़ी कूट भरी हुई थी। मात्र 15 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने स्वामी विवेकानंद की तमाम पुस्तकों को पढ़ ली थी। तो देखो, जो स्वामी विवेकानंद थे यह युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस भी इनसे काफ़ी प्रभावित थे। इन्होंने मात्र 15 वर्ष की उम्र में ही स्वामी विवेकानंद के बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ लिया था। सुभाष चंद्र बोस जो थे, इन्हें देश के प्रति बचपन से ही कुछ बड़ा करने का जुनून था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सुभाष चंद्र बोस थे, इन्हें बचपन से ही बहुत सारी पुस्तकों का शौक था और वे काफ़ी तेज थे। तो इनके बचपन के बारे में था। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देंगे शिक्षा। पहले हम लोग सुभाष चंद्र बोस के शिक्षा के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने किस प्रकार से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका को निभाया। तो शिक्षा देकर हम लोग इसमें लिखेंगे, 1919 ईस्वी में इन्होंने मतलब सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद पिताजी के इच्छानुसार AICS इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए लंदन चले गए। 1920 ईस्वी में इन्होंने ICS की परीक्षा चौथे स्थान से पास की। तो देखो, 1919 ईस्वी में जो सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट की। इसके बाद पिताजी के कहने पर, ठीक है, इनका मन तो जाने का नहीं था, लेकिन पिताजी के कहने पर इन्होंने ICS यानी इंडियन सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए, जो वर्तमान में IAS की डिग्री होता है, ठीक है, IAS का जो पद होता है, उस समय इसका नाम ICS हुआ करता था, उसी की तैयारी करने के लिए लंदन चले जाते हैं और अगले साल ही 1920 ईस्वी में ICS की परीक्षा चौथे स्थान से पास करते हैं, यानी कि चौथा रैंक लाते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। लेकिन सुभाष चंद्र बोस देश की सेवा करना चाहते थे। उस समय देश की सेवा और अंग्रेजों की सेवा एक साथ नहीं हो सकती थी, अतः उन्होंने 1921 ईस्वी में ICS की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। तो देखो, पिताजी के कहने पर ही तो ICS की तैयारी तो करने चल गया लंदन, ठीक है, और पास भी कर लिया। लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस थे, इनका मानना था कि यदि वे ICS की नौकरी करते हैं तो एक प्रकार से उन्हें अंग्रेजों के अधीन होकर काम करना पड़ेगा, जो किसी गुलामी से कम नहीं है। क्योंकि जो सुभाष चंद्र बोस थे एक सच्चा देशभक्त हैं, देश के प्रति बचपन से ही इन्हें कुछ बड़ा करने का जुनून था। ठीक है, इसलिए उन्होंने 1921 ईस्वी में ICS यानी इंडियन सिविल सर्विसेज की नौकरी से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उस समय अंग्रेजों की सेवा यानी कि अंग्रेजों के साथ काम करके देश की सेवा नहीं किया जा सकता था। ठीक है, तो यह था उनकी शिक्षा के बारे में। अब हम लोग जानेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका को निभाया। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देंगे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका। इसको हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट हम लोग देंगे, सुख सुविधा के बावजूद देश की सेवा। तो इसको देखते हैं। नेताजी चाहते तो नौकरी कर ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि नेताजी एक देश प्रेमी थे। उनका मन हमेशा देश प्रेम में लगा रहा,
अतः उन्होंने 1921 ईस्वी में ICS की नौकरी छोड़ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी एक अहम भूमिका निभाया। तो देखो, जो ICS या इंडियन सिविल सर्विसेज का पद था उस समय बहुत बड़ा पद हुआ करता था। इसे पाकर कोई भी व्यक्ति ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकता था। नेताजी ने इस पर चौथा रैंक लाकर इस नौकरी को हासिल भी कर लिया था, लेकिन उन्होंने इस नौकरी को नहीं किया क्योंकि नेताजी के मन में हमेशा देश प्रेम बना रहता था। उनका मन हमेशा देश प्रेम में लगा रहता था, ठीक है। इसलिए उन्होंने नौकरी पाने के बावजूद भी 1921 ईस्वी में ICS यानी इंडियन सिविल सर्विसेज की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। तो इस प्रकार से सुख सुविधा के होने के बावजूद भी उन्होंने देश की सेवा करके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी एक अहम भूमिका को निभाया, ठीक है। तो ये हमारा पहला पॉइंट था, इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देंगे असहयोग आंदोलन में योगदान। तो जो भी मैं मेन पॉइंट बता रहा हूँ उसको आपको दिमाग में रखना है, बाकी आप एग्जाम में अपने आप लिख लीजिएगा। इसमें हम लोग लिखेंगे 1921 ईस्वी में नौकरी छोड़ने के बाद नेताजी का पहली मुलाकात चित्तरंजन दास से हुई, जो आगे जाकर उनकी राजनीतिक गुरु बने। इसके बाद वे कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। तो देखो, जब सुभाष चंद्र बोस ने 1921 ईस्वी में मतलब ICS की नौकरी से इस्तीफा दिया था, ठीक है, उस समय देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था। तो नौकरी को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस सबसे पहले चित्तरंजन दास के पास गए, ठीक है। उन्होंने किसी प्रकार से कांग्रेस में सदस्यता ग्रहण किया, ठीक है। जो चित्तरंजन दास थे आगे जाकर उनके राजनीतिक गुरु बनते हैं। इनके द्वारा किसी प्रकार से वे कांग्रेस की सदस्यता में शामिल हो जाते हैं और असहयोग आंदोलन में अपनी भूमिका को निभाते हैं। आगे है, नेताजी और गांधी जी के एक ही उद्देश्य होने के बावजूद भी दोनों के विचारों में आसमान जमीन का फर्क था। तो देखो, जो नेताजी थे वे क्रांतिकारी विचारधारा वाला व्यक्ति थे। वे हमेशा उग्र बातें बोलते थे। इनकी बातों को सुनकर कोई भी व्यक्ति देश के प्रति मर मिटने को तैयार हो जाते थे। वहीं जो गांधी जी थे ये अहिंसात्मक ढंग से, ठीक है, अहिंसात्मक ढंग से देश को आज़ाद कराना चाहते थे। नेताजी भी का उद्देश्य देश को आज़ाद कराना ही था और गांधी जी का भी उद्देश्य देश को आज़ाद कराना था, ठीक है। दोनों का उद्देश्य सेम था, लेकिन इनके विचारों में क्या था, बहुत अंतर था। ये उग्र प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे, ये चाहते थे कि तुरंत अंग्रेजों को एकदम मार पीट के भगा दिया जाए देश से, जबकि जो गांधी जी थे एकदम शांति ढंग से अंग्रेजों को बाहर भगाना चाहते थे देश से, मतलब अंग्रेजों से देश को आज़ाद कराना चाहते थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने असहयोग आंदोलन में भाग लेकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी एक बड़ी भूमिका को निभाया, ठीक है। इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देंगे पूर्ण स्वराज या स्वतंत्रता की मांग। 1928 में वायसराय लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच सहमति हुआ। उन्होंने भारत को डोमिनियन स्टेटस बनाने का वादा किया। सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता अधिवेशन में इसका विरोध किया और उन्होंने कहा, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। आगे जाकर नेताजी ने 1930 में लाहौर अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज के लिए झंडा फहराया। तो देखो, इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि डोमिनियन स्टेटस क्या था। तो जो डोमिनियन स्टेटस था मतलब जो देश के अंदर सरकार होगा, ठीक है, वह भारतीय लोग ही बनाएंगे, लेकिन इसमें जो भी नियम कानून या पॉलिसी होगा वह ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया जाएगा, जिसका पालन आपको करना पड़ेगा, यानी भारतीय सरकार को करना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें और 2 पॉइंट था कि जो भारतीय सरकार होगा इसके पास कोई भी मिलिट्री पावर नहीं होगा, यानी सैन्य शक्ति कोई भी सैन्य शक्ति नहीं होगा। इसके अलावा किसी दूसरे देश के साथ व्यापार करने का भी अधिकार नहीं होगा। इसी को देखते हुए 1928 ईस्वी में लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में सहमति हुआ डोमिनियन स्टेटस को प्रदान करने के लिए। वे चाहते थे कि इससे कुछ छुटकारा देशवासियों को मिल जाए, लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस थे ये काफ़ी तेज प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे, काफ़ी चालाक व्यक्ति थे। ये जान जाते थे कि अंग्रेजों की अगली चाल क्या है, ठीक है, इनको पता चल जाता था, पहले इनको पता चल जाता था। तो जो सुभाष चंद्र बोस थे ये चाहते थे कि डोमिनियन स्टेटस का मतलब है क्या, सरकार तो बन जाएगा लेकिन हमें अंग्रेजों के अधीन ही काम करना पड़ेगा। इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने डोमिनियन स्टेटस का, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में विरोध कर दिया और उन्होंने कहा कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं, यानी आधी स्वतंत्रता नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस ने पूर्ण स्वराज या स्वतंत्रता की मांग किया और 1930 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए झंडा फहराया, ठीक है। तो यह भी इनकी बड़ी भूमिका थी पूर्ण स्वराज के लिए, इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं।
चौथा पॉइंट हमारा है सविनय अवज्ञा आंदोलन में योगदान। सविनय अवज्ञा आंदोलन या दांडी मार्च गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। इस आंदोलन में भी सुभाष चंद्र बोस ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो देखो, देश की आज़ादी के पहले देश में जितने भी आंदोलन हो रहे थे सभी आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस काफ़ी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन या जिसे दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है, यह गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। इस आंदोलन में भी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी बड़ी भूमिका को निभाया था। यानी कि देश में जो भी आंदोलन हो रहे थे उन आंदोलनों में योगदान देकर सुभाष चंद्र बोस ने अपनी एक बड़ी भूमिका को निभाया। ठीक है, तो यह चौथा पॉइंट था। अगला पॉइंट हम लोग देंगे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939। तो देखो, जो फॉरवर्ड ब्लॉक था, ठीक है, इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के समय में, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध का जो समय था 1939 से 1945 था। इसी टाइम में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना के 3 कारण थे, तो हम लोग तीनों कारणों को देख लेते हैं। पहला हमारा है सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी विचारधारा के थे। दूसरा है गांधी जी और नेताजी में काफ़ी मतभेद था। तीसरा है नेताजी द्वितीय विश्व युद्ध का इस्तेमाल देश की आज़ादी के लिए करना चाहते थे। तो देखो, जो सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है, काफ़ी क्रांतिकारी विचारधारा के थे। यानी हमेशा चाहते थे कि जल्द से जल्द अंग्रेजों को एकदम देश से भगा दिया जाए। और जो थे गांधी जी और नेताजी, इनके बीच में काफ़ी मतभेद था। गांधी जी शांति ढंग से देश को आज़ाद कराना चाहते थे, जबकि जो सुभाष चंद्र बोस थे एक क्रांतिकारी ढंग से देश को आज़ाद कराना चाहते थे। ठीक है, तो इनके कारण इसमें दोनों में काफ़ी मतभेद था। तीसरा पॉइंट है नेताजी द्वितीय विश्व युद्ध। तो इसको समझो, जो हमारा देश भारत था इस पर ब्रिटेन का शासन चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध का समय था, 1939 वाला समय था। इस समय जो ब्रिटेन था द्वितीय विश्व युद्ध में काफ़ी उलझा हुआ था। नेताजी ने कहा आंदोलन करना छोड़ो और लड़ करके अंग्रेजों को जल्दी से इसी द्वितीय विश्व युद्ध में देश से बाहर कर दो। लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस थे वे पहले कांग्रेस की सदस्यता में थे। तो कांग्रेस की सदस्यता का जो मेन अध्यक्ष था, ठीक है, वह गांधी जी थे। और गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस दोनों के विचारों में काफ़ी मतभेद था। ठीक है, उद्देश्य तो दोनों का एक ही था, लेकिन विचारों में काफ़ी मतभेद था। यानी कि गांधी जी सुभाष चंद्र के विचार से सहमत नहीं थे। ऐसे में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस की सदस्यता से मतलब निकलना था। कांग्रेस की सदस्यता में रहकर सुभाष चंद्र बोस ऐसा नहीं कर सकते थे। अतः नेताजी ने 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक दल बनाया। दल के लोगों ने कलकत्ता में स्थित हॉलवेल स्मारक को तोड़ दिया। तो नेताजी ने यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, 1939 ईस्वी में कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और 1939 ईस्वी में ही ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक दल बनाया। दल का जो उद्देश्य था युवाओं को एकत्र करना था, उन्हें जागरूक करना था और देश को किसी प्रकार से आज़ादी दिलाना था। इसी को देखते हुए दल के जो भी सदस्य थे इन्होंने कलकत्ता में स्थित हॉलवेल स्मारक को तोड़ दिया। जो हॉलवेल स्मारक था उस समय गुलामी का प्रतीक माना जाता था। अतः सुभाष चंद्र बोस को यह देखा नहीं गया और इन्होंने हॉलवेल स्मारक को तोड़ दिया, जिसके कारण से आगे देखते हैं। तो जब हॉलवेल स्मारक को तोड़ दिया तो इन्हें 1940 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में इन्होंने क्या करने लगा, अनशन करने लगा। यानी कि जब तक उनकी मृत्यु ना हो जाए तब तक वे अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा। ठीक है, अतः स्थिति को देखते हुए अंग्रेजों ने क्या किया, इन्हें घर में नज़रबंद कर दिया गया। यानी कि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि इतने बड़े नेता का मृत्यु जेल में हो जाए। ठीक है, क्योंकि इससे मामला और बिगड़ सकता था। अतः अंग्रेजों ने इन्हें घर में नज़रबंद कर दिया गया। नज़रबंद का मतलब है कि ये घर में ही रहेंगे। ठीक है, घर में ही रहेंगे, लेकिन जो अंग्रेज अधिकारी होंगे या अंग्रेज सैनिक होंगे इसके 24 घंटे निगरानी में रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना किया था, जो देश की आज़ादी में इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका थी। ठीक है, तो यह 5वां पॉइंट था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, इसको समझ गए होंगे। 6ठा पॉइंट हमारा है जर्मनी में फ्रीडम आर्मी की स्थापना। नेताजी देश से किसी तरह से निकल करके अप्रैल 1941 में जर्मनी चले गए। यहाँ उन्होंने जर्मनी और इटली में पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों को एकजुट करके फ्रीडम आर्मी या मुक्त सेना का गठन किया। तो देखो, जो नेताजी थे इन्हें 1940 ईस्वी में घर में नज़रबंद कर दिया गया था। यानी कि 24 घंटे नेताजी की निगरानी में अंग्रेज अधिकारी थे। तो ऐसे में नेताजी ने सोचा कि अब देश में रहकर कुछ नहीं किया जा सकता है। अतः इसी को देखते हुए नेताजी भेष बदल करके किसी प्रकार से अफगानिस्तान के रास्ते अप्रैल 1941 ईस्वी में जर्मनी चले गए। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने हिटलर से मुलाकात की। यहाँ पर किससे मुलाकात की, हिटलर से। यह वाला पॉइंट छूट गया था। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। जर्मनी में इन्होंने हिटलर से मुलाकात की। हिटलर से मुलाकात करने के बाद जो भी प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी और इटली के द्वारा जो भी भारतीयों को बंदी बनाया गया था उनको छुड़ाया जाता है और उनको एकजुट करके फ्रीडम आर्मी या मुक्त सेना का गठन किया जाता है। ठीक है, आगे है जर्मनी में ही इन्हें पहली बार नेताजी कहकर पुकारा गया था। यहीं उन्होंने
बर्लिन के फ्री इंडिया सेंटर में जय हिंद का नारा दिया था। तो जो नेताजी थे, नेताजी ने पहले नहीं कहा जाता था, जब ये जर्मनी चले जाते हैं तब उन्हें वहीं पर नेताजी का नाम मिलता है। ठीक है, यहीं उन्होंने बर्लिन के फ्री इंडिया सेंटर से जय हिंद का नारा दिया था। तो देखो बर्लिन का जो फ्री इंडिया सेंटर था, जर्मनी की जो राजधानी था वह बर्लिन था। बर्लिन में ही फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो बर्लिन के फ्री इंडिया सेंटर से ही इन्होंने जय हिंद का नारा दिया था। तो इसको समझ गए होंगे। इन्हीं सभी पॉइंटों को आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, अच्छे से आप समझ लीजिए, तभी आप एग्जाम में लिख पाइएगा। तो इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। 7वां पॉइंट हमारा है आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी। तो देख लो बढ़िया से, आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में अलग से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को एकदम ध्यान में रखना है। यदि आप सुभाष चंद्र बोस के उपलब्धियों या क्या भूमिका निभाया उसमें यदि आज़ाद हिंद फौज के बारे में नहीं लिखते हैं तो इसका मतलब ही कुछ नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छा से समझिएगा। आज़ाद हिंद जो फौज था इसे इंडियन नेशनल आर्मी या INA के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी का भारत की आज़ादी में एक अहम भूमिका थी। इसकी स्थापना सर्वप्रथम 1942 में सिंगापुर में मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। तो देखो जो आज़ाद हिंद फौज था, ठीक है, इन्होंने देश की आज़ादी में, यानी कि इंडियन नेशनल जो आर्मी था, इन्होंने देश की आज़ादी में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। यानी कि आज़ाद हिंद फौज नहीं होता तो ये आज हमारा जो देश था वह आज़ाद भी नहीं हो सकता था। ठीक है, तो देश की आज़ादी में इंडियन नेशनल आर्मी का बहुत बड़ा योगदान था। इसकी स्थापना सर्वप्रथम 1942 ईस्वी में सिंगापुर में मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। तो यदि आपको पूछा जाए कि आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो मोहन सिंह के द्वारा 1942 ईस्वी में सिंगापुर में किया गया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नहीं किया गया था, मोहन सिंह के द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 ईस्वी में किया गया था सिंगापुर में। कहाँ पर? सिंगापुर पर। आगे देखते हैं। नेताजी 1943 में जापान गए। यहाँ उन्होंने रास बिहारी बोस से आज़ाद हिंद फौज का कमान अपने हाथों में ले लिया और लगभग 45,000 भारतीयों की मदद से पुनः आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। तो इसको समझो बढ़िया से। जर्मनी के बाद नेताजी 1943 में कहाँ चले जाते हैं? जापान चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आकर ये रास बिहारी बोस से मुलाकात करते हैं। रास बिहारी बोस एक अन्य भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जो जापान में आज़ाद हिंद फौज का कमान संभाल रहे थे। ठीक है, जब नेताजी जापान आ जाते हैं तो इनका कमान, आज़ाद हिंद का जो कमान होता है, नेताजी अपने हाथों में ले लेते हैं और लगभग 45,000 भारतीयों को पुनः एकत्र करके आज़ाद हिंद फौज का गठन करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से नेताजी देश के बाहर होने के बावजूद भी आज़ाद हिंद फौज का गठन करके एक मजबूत सेना का गठन किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया। ठीक है, तो इसको समझ गए होंगे। आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी, जिसे INA के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देंगे भारतीय भूमि पर पहला कब्जा। जापान के बाद नेताजी सिंगापुर गए, फिर मलाया गए। मलाया में ही उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का प्रसिद्ध नारा दिया। तो देखो जो नेताजी थे पहले वे जापान जाते हैं, जापान के बाद वे सिंगापुर, उसके बाद ये मलाया और ना जाने कितने विदेशों की यात्रा करते हैं। ठीक है, तो जो मलाया था, मलाया में ही इन्होंने यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का प्रसिद्ध नारा दिया था। तो इसको समझ गए होंगे। आगे है नेताजी के कारण 1943 में अंडमान निकोबार अंग्रेजों से आज़ाद होने वाला पहला भारतीय हिस्सा बना। तो जो नेताजी थे, नेताजी ने जो आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, उन सभी सेनाओं को लेकर वे क्या करते हैं? भारत की ओर चल देते हैं। भारत में सबसे पहले वे अंडमान निकोबार की सीमा पर जाते हैं, जहाँ पर वे अंग्रेजों को भगा देते हैं। ठीक है, अंग्रेजों को भगाने के बाद जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह था, यह भारत का स्वतंत्र होने वाला पहला हिस्सा बनता है। यानी कि उस समय भारत पर पूरा क्या शासन था? अंग्रेजों का शासन था। ठीक है, तो नेताजी के कारण ही जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह था, यह भारत का स्वतंत्र होने वाला पहला हिस्सा बन पाता है। आगे देखते हैं। नेताजी ने अंडमान निकोबार का नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा। यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जीतने के बाद नेताजी ने इसका नाम क्या रखा? यानी कि जो अंडमान था इसका नाम शहीद द्वीप रखा और जो निकोबार था इसका नाम स्वराज द्वीप रखा। ठीक है, तो आज़ाद हिंद फौज की सहायता से नेताजी ने भारतीय भूमि पर पहला आक्रमण किया या पहला कब्जा किया। ठीक है, तो ये उनकी बड़ा योगदान था।
ठीक है, इसको समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देंगे आज़ाद हिंद फौज का अंत। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी जापान पर बम गिरा दिया। कारणवश जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके चलते आज़ाद हिंद फौज को भी पीछे हटना पड़ा। तो देखो, मैंने पहले भी बता दिया था, जो द्वितीय विश्व युद्ध का समय था वह 1939 से 1945 का समय था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध 2 राष्ट्रों के बीच हो रहा था। पहला मित्र राष्ट्र था जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और रूस शामिल था। दूसरी ओर धुरी राष्ट्र था, इसमें जर्मनी, इटली और जापान था। ठीक है, तो अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की 2 शहरों, पहला 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और दूसरा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिरा दिया। बम गिराने के कारण लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है, जिसके कारण से क्या हुआ, जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने के कारण आज़ाद हिंद फौज को भी पीछे हटना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं आज़ाद हिंद फौज भी जापान की बलूबूते ही चल रहा था। ठीक है, इस कारण से आज़ाद हिंद फौज को भी पीछे हटना पड़ा। आगे हमारा है 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस जापान में विमान दुर्घटना में रहस्यमयी ढंग से गायब हो गए। इस प्रकार से जो सुभाष चंद्र बोस थे 18 अगस्त 1945 को जापान में विमान दुर्घटना में गायब हो जाते हैं। उसके बाद पता ही नहीं चलता है कि वे किस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई, वे कहाँ चल गए। ठीक है, आज तक उनकी जानकारी नहीं मिल पाई है। तो यह था आज़ाद हिंद फौज का अंत के बारे में, इसको भी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देंगे निष्कर्ष। इसमें हम लोग लिखेंगे, भले ही नेताजी आज़ाद भारत को नहीं देख पाए, लेकिन देश की आज़ादी में उनकी बड़ी भूमिका थी। अगर नेताजी नहीं होते तो पता नहीं और कितने वर्ष देश की आज़ादी में लग जाते। ऐसे वीर क्रांतिकारी को नमन, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया। तो इस प्रकार से आपको कुछ निष्कर्ष में लिख लेना है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस ने देश की आज़ादी में अपनी भूमिका को निभाया। उनके बिना देश आज़ाद नहीं हो सकता था। तो चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी सभी भी इंपॉर्टेंट प्रश्न जल्दी अपलोड हो गए। ठीक है, प्ले लिस्ट भी इसका है, उसको जाकर चेक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।